गुड मॉर्निंग। बीए फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस में पेपर फर्स्ट और यूनिट सेकंड में आज अपन पढ़ेंगे भारत भूटान संबंध। अपन क्या पढ़ेंगे आज? भारत भूटान संबंध। क्योंकि इंडियन फॉरेन पॉलिसी, आपके पेपर का क्या नाम है? भारतीय विदेश नीति। तो उसी के अंतर्गत आज, चूंकि कल अपन पढ़े थे पिछली कक्षा में भारत श्रीलंका संबंध, ठीक है ना। उसके पहले भारत पाकिस्तान संबंध, उसके पहले भारत बांग्लादेश संबंध, ठीक है ना। तो आज अपन क्या पढ़ेंगे? भारत और भूटान का संबंध, ठीक है। तो सबसे पहले हमको भारत को तो हम जानते हैं लगभग, भूटान के बारे में समझते हैं कि भूटान क्या चीज है, कहाँ स्थित है, एवं इसका भारत के ऊपर आर्थिक एवं राजनीतिक क्या प्रभाव है, या भारत के लिए या आर्थिक एवं राजनीतिक कितना महत्वपूर्ण है, इस विषय में अपन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि श्रीलंका और नेपाल की तरह यह एक देश, छोटा सा देश है, राष्ट्र है, और यह जो है तो थल सीमाबद्ध यानी कि निचले हिस्से में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने को मिलता है भूटान पूर्वी हिमालय में स्थित एक छोटा सा राष्ट्र है। नेपाल की भांति यह भी एक थल सीमाबद्ध राज्य है, थल सीमा थोड़ा हाइट में, ठीक है ना। यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे छोटा राष्ट्र है। भूटान सामरिक दृष्टिकोण से भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है, यानी कि भारत के लिए भूटान को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है, ठीक है ना। यह भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम तथा अरुणाचल प्रदेश राज्यों से घिरा हुआ है। सिक्किम, ठीक है ना, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम तथा अरुणाचल प्रदेश, भारत के 4 राज्यों की सीमा भूटान से लगी हुई है। कौन कौन सी? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, और असम, अरुणाचल प्रदेश। भारत और भूटान के मध्य लगभग 700 किलोमीटर लंबी सीमा है, यानी कि भारत और भूटान के बीच जो सीमा की लंबाई है, चारों राज्यों को मिलाकर के सीमा की लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है, ठीक है। हाँ, इसी क्षेत्र में स्थित है जो भारत को सीधे चीन से जोड़ता है, यानी कि भूटान चीन की सरहदों से भी लगा हुआ, भारत के सरहदों के साथ साथ चीन की सरहदों से लगा हुआ है। और चीन एक, अगर रोड मैप देखें अपन उसका, तो भूटान के थ्रू चीन बाय रोड जाया जा सकता है। पहले भूटान, उसके बाद चीन। उल्लेखनीय है कि चीन में सन 1949 में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई, ठीक है, तथा इसी समय चीन द्वारा तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। 1949 में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई और उसी समय चीन द्वारा तिब्बत पर क्या किया गया? नियंत्रण कर लिया गया। परिणाम स्वरूप भारत के लिए भूटान, सिक्किम और नेपाल तीनों देशों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया, ठीक है ना। भारतीय सुरक्षा संरचना के इस अंतर्गत इन हिमालयी राज्यों की सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात अपने को प्रश्न समझ में आता है कि क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह चाइना से लगा हुआ देश है, और कितने देश लगे हुए हैं? नेपाल, तिब्बत, भूटान, ठीक है ना। और अगर इनके ऊपर हमला हुआ या इन पे कब्जा हो गया तो कहीं ना कहीं भारत को भी समस्या उत्पन्न होगी। अभी आपने सुना होगा, हाल ही में एक विवाद हुआ था, सीमा सरहदों को लेकर एक विवाद हुआ था, ढोकलाम विवाद में चीन अपने सेना खड़ा कर दिया था और कुछ क्षेत्रों पर अपना स्वामित्व होने का दावा कर रहा था, जिसका विरोध भारत ने किया, और भारत ने भी अपनी सेनाएं ढोकलाम में खड़ी कर दी, और जिससे भूटान की सरहदों की रक्षा हो सकी। और उसके साथ साथ अगर भूटान की सरहदों की रक्षा हो गई तो भारत ऑटोमेटिक ऑलरेडी सुरक्षित जोन में है। तो इस दृष्टिकोण से नेपाल, भूटान और तिब्बत, ये जो है तो भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस समझने वाली बात है, ठीक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसकी अपन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं, इसका इतिहास क्या रहा है भूटान का, ठीक है ना। तो भारत और भूटान के संबंध लगभग 1300 वर्ष पुराने हैं। भारत और भूटान के संबंध लगभग 1300 वर्ष पुराने हैं। सन 747 ईस्वी में पद्मसंभव नाम के बौद्ध भिक्षु भूटान गए। पद्मसंभव नाम के बौद्ध भिक्षु कहाँ गए? भूटान गए, और वहां उन्होंने बौद्ध धर्म के निंग माप
संप्रदाय की स्थापना की। बौद्ध धर्म के निंगमाप संप्रदाय की स्थापना की, यानी कि कौन गया था सबसे पहले? भारत के एक बौद्ध भिक्षु गए वहां और वहां बौद्ध धर्म की संस्थापना की, जिससे भारत और भूटान के संबंध महत्वपूर्ण बने। इस प्रकार भूटान में बौद्ध धर्म के विकास में भारत का मूल योगदान है, यानी कि भूटान में बौद्ध धर्म के विकास और इसके डेवलपमेंट में जो है तो मूल योगदान है, ऐसा बताया जाता है। ब्रिटिश भारत भूटान के मध्य विशेष राजनीतिक संबंध थे, जिसे 1865 में दो पक्षों के मध्य संपन्न हुआ, यानी कि ब्रिटिश काल में भी भारत और भूटान के संबंध बहुत ही अच्छे थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आती है, भारत भूटान संधि। भारत भूटान संधि 1949 में एक संधि हुई थी, ठीक है ना? टाइटल क्या है आपका? भारत भूटान संबंध, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलता है भारत भूटान संधि कब हुई थी? 1949 में, यानी कि आजादी के 2 वर्ष बाद 1947 में भारत आजाद हुआ और आजादी के 2 वर्ष बाद 1949 में भारत और भूटान एक संधि हुई। संधि का मतलब एक समझौता हुआ, संधि का मतलब सीधे सीधे समझौते से। तो सन 1949 में भारत और भूटान पर एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत दोनों देशों के मध्य पारस्परिकता को महत्व दिया गया। इसके अंतर्गत भारत के लोग भूटान और भूटान के लोग भारत में रोजगार कर सकते हैं। दोनों देशों के मध्य खुली सीमा रेखा है। बस महत्वपूर्ण बात मिल गई। भारत और भूटान के मध्य एक समझौता हुआ 1949 में, और इस समझौते का मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत और भूटान के मध्य रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना था। भूटान में भी और भारत में भी, भारत के लोग भूटान में अपना रोजगार व्यवसाय चला सकते थे और भूटान के लोग भारत में अपना उद्यम एवं रोजगार चला सकते थे बिना किसी वीजा, बिना किसी पासपोर्ट के, क्योंकि भारत और भूटान एक रोड के रास्ते आना जाना था, कोई समुद्री सीमा नहीं थी, कोई एयर वो नहीं था। तो जिस दोनों आपस में समझौता के तहत आपसी रोजगार कर सकते थे, ठीक है। दोनों देश के लोग बिना वीजा के एक दूसरे के यहाँ आ जा सकते थे, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई टिकट या वीजा ऐसा नहीं था, आप डायरेक्ट जा सकते थे। जैसे इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ, अगर आपको उत्तर प्रदेश जाना है तो कोई वीजा, कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती, आप सीधे गाड़ी उठाते हैं और यूपी पहुंच जाते हैं। ठीक उसी तरह से भूटान को भी या भारत को भी दोनों देशों के बीच ऐसा हस्ताक्षर हुआ कि एक दूसरे की सीमा सरहदों में बेरोक ठोक बिना वीजा के आ जा सकते हैं, ठीक है। अगला है भारत भूटान शांति और मैत्री संधि 2007। भारत भूटान शांति और मैत्री संधि 2007। भारत और भूटान के मध्य एक शांति समझौता हुआ, मैत्री संधि हुई। कब हुई है? 2007 में, 2007 में हुई, ठीक है ना। 2007 में दोनों देशों के मध्य शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक है ना। शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए गए। अनुच्छेद 4 के तहत भूटान को अन्य देशों से अस्त्र शस्त्र खरीदने की छूट दी गई, यानी कि भूटान को भी अन्य देशों से अस्त्र शस्त्र खरीदने की एक छूट दी गई। ऐसी इस संधि में यह निर्णय लिया गया, परंतु इस शर्त के साथ कि भारत को इसकी सूचना दे दी जाए। इस शर्त के साथ कि अगर भूटान किसी भी प्रकार का हथियार खरीदता है तो पहले भारत को एक इंफॉर्मेशन, एक सूचना देगा, उसी शर्त में वह अन्य देशों से हथियार खरीद सकता है। इस संधि के द्वारा भूटान को अपने वैदेशिक संबंध संचालित करने की स्वतंत्रता दे दी गई, यानी कि इसी शर्त पे उसको अपने वैदेशिक संबंध, यानी कि भारत के अलावा अन्य देशों से वह अपने वैदेशिक संबंध, फॉरेन रिलेशनशिप बना सकता था। वैदेशिक संबंध बनाने में कोई आपत्ति भारत को नहीं थी।
संधि में यह प्रावधानिक है कि दोनों देशों में जो कोई भी देश अपनी भूमि का इस्तेमाल किसी ऐसे कार्य के लिए नहीं होने देगा जिससे दूसरे के हित विपरीत रूप से प्रभावित हो। यह भी कहा गया कि दोनों देश अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करेंगे। यानी कि इसमें एक बहुत बड़ी बात सामने आ गई कि दोनों देशों के मध्य यह समझौता हुआ कि अपनी भूमि किसी अन्य व्यक्ति को दूसरे की छत के लिए नहीं देना होगा। अब इसका एक मतलब है, समझिए आप लोग, कि मान लीजिए कि भूटान अपने यहाँ चीन को घुसने दे, तो चीन वहां घुसकर क्या करेगा, भारत को नष्ट करने की योजना बनाएगा। जिस तरह से देख लीजिए कि चीन कहां घुसा हुआ है, पाकिस्तान में घुसा हुआ है। अब पाकिस्तान के रास्ते जो है तो भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बीच बीच में करता रहता है। तो यहाँ पर और चीन की यह चाल भी है, आज के समय में चीन की यह चाल है कि वह किसी तरह से भूटान पर कब्जा कर ले। अब भूटान पर अगर कब्जा कर लेगा तो भारत को नुकसान पहुंचाने में फिर उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि चीन और भारत के बीच मध्य में भूटान है, तो सबसे पहले उसको भूटान को इधर करना पड़ेगा। तो आपसी सहमत इस बात पर बनी कि अपनी भूमि का इस्तेमाल किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी जाएगी जो कि वह दूसरे के नुकसान के लिए, बाकी रोजगार के लिए, उद्यम के लिए एक दूसरे के यहाँ आ जा सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं। ठीक है, अब अपन देखते हैं भारत भूटान आर्थिक सहयोग। भारत भूटान का आर्थिक सहयोग क्या है और किस दिशा में, और भारत भूटान का जो आर्थिक सहयोग है उसका आज के समय में क्या प्रसंग है, क्या महत्व है। तो भारत भूटान का आर्थिक सहयोग अपन देख रहे हैं, इसमें ये चीजें हैं, देख लीजिए। भारत और भूटान के मध्य आर्थिक सहयोग की शुरुआत 1961 में हुई। यानी कि भारत और भूटान के संबंध जो आर्थिक शुरुआत हुई, जो व्यवसायिक लेन देन हुआ, वह कब हुआ, 1961 में। ठीक है, जब भारत ने भूटान की प्रथम और दूसरी पंचवर्षीय योजना में सहयोग प्रदान किया। यानी कि भारत ने भूटान की प्रथम और दूसरी, यानी कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत ने सहयोग राशि दी। भूटान का 80% व्यापार भारत के साथ है। आज भी भूटान का जो 80% बिजनेस है वह भारत के साथ ही है। ठीक ना, इसका अधिकांश हिस्सा कोलकाता बंदरगाह के माध्यम से होता है। यानी कि कोलकाता बंदरगाह यानी कि टापू के माध्यम से, समुद्री रास्ते से। बंदरगाह कहाँ होते हैं, समुद्र के किनारे होते हैं, तो कोलकाता बंदरगाह के माध्यम से होता है। भारतीय फर्में भूटान में पनबिजली और खनिज खनन निर्माण कार्य के क्षेत्र में कार्यरत है। यानी कि भारतीय कंपनियां क्या कर रही हैं, पनबिजली यानी कि पानी से बिजली उत्पन्न करने के कारखाने, और खनिज और खनन जो भूमि के नीचे जो संपदा है उस पर फोकस की हुई है एवं उसमें कार्य चल रहा है। ठीक है ना, भारत भूटान से मुख्य रूप से खनिज, पनबिजली, लकड़ी और रासायनिक पदार्थ का आयात करता है। यानी कि भारत भूटान से क्या क्या चीजें लेता है, खनिज, पनबिजली एवं लकड़ी और रासायनिक पदार्थ। लकड़ी का भी आयात करता है भारत, हिंदुस्तान, और रासायनिक पदार्थ। ठीक है ना, जबकि इसके द्वारा भूटान को मुख्य रूप से मशीनरी और खाद्य पदार्थों का निर्यात किया जाता है। इसके बदले में भारत क्या भूटान को देता है, तो मशीनरी यानी टेक्नोलॉजी भूटान को देता है, और खाद्य पदार्थ, गेहूं, चावल इत्यादि खाद्य सामग्री जो होती है, अनाज जिसको अपन कह सकते हैं, अनाज जो है तो भारत भूटान को देता है। वर्तमान समय में भारत को अपनी आर्थिक समृद्धि दर 10% बढ़ाने के लिए विशाल ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता है। यानी कि भारत को अपनी आर्थिक समृद्धि 10% बढ़ाने के लिए विशाल ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता है। विशाल ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता किसको है, भारत को। ऊर्जा संसाधन का मतलब जैसे पवन चक्की हो गया, टरबाइन हो गया, बिजली उत्पादन के जो यंत्र हैं वो हो गए। अब भारत को ऊर्जा की 10% रिक्वायरमेंट है अभी। तो चुक्खा और ताला जल विद्युत परियोजनाएं भारत और भूटान के बीच जल विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग का उल्लेखनीय उदाहरण है। यानी कि भारत और भूटान के बीच कहाँ चल रही जल विद्युत परियोजनाएं,
चुक्खा और ताला जल विद्युत परियोजना के नाम से इन परियोजनाओं का संचालन भारत में हो रहा है और दोनों देश के आपसी सहयोग से हो रहा है। और जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वह कुछ मात्रा में भूटान में जाती है और कुछ मात्रा में हिंदुस्तान में जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमको फोन करिए और व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए। कुछ छात्र छात्रा अभी भी व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं, तो आप सभी से मेरी अपील है कि उन छात्र छात्राओं को आप पर्सनली फ़ोन करके और उनको भी बोलें कि महाविद्यालय आकर अपना मोबाइल नंबर जुड़वा लें, ताकि ऑनलाइन क्लासेस का लाभ उनको भी प्राप्त हो सके। थैंक यू।